Hello my dear friends, my name is Mohammad Shakil Pathan and today we are going to discuss very important topic is known as hydrostatic pressure force। इस टॉपिक से हर एक कंपटीशन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस टॉपिक को इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पूरी तरह से फॉर्मूले को ड्राइव करके बताऊंगा जिससे कि किसी भी कन्फ्यूज़न से बचा जा सके। ओके क्योंकि यहाँ पर बच्चों को फॉर्मूला पता होता है बट क्वेश्चन में जो घुमाता है उसमें कन्फ्यूज़न की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे देखेंगे कि इसका रिलेवेंस क्या है, कहाँ यूज़ होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कब आते हैं, पहले हम बात करते हैं। जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं डैम, तो डैम में क्या होता है, डैम का काम होता है वाटर को रोकना। ओके और वाटर उस कंडीशन में क्या होता है, स्टैटिक अवस्था में होता है। तो उस स्टैटिक अवस्था में वाटर क्या होता है, डैम की सरफेस पर बहुत सारे फोर्सेस लगाता है। उन फोर्सेस को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस, जो कि डैम की डिज़ाइन को डिसाइड करते हैं। ओके अब कहानी क्या है, इन फोर्सेस को अगर हम यहाँ पर छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझें तो आप देखिए कैसे यहाँ पर ये फोर्सेस वर्क करते हैं। सो देखिए एक हम कंटेनर लेते हैं, यहाँ पर लेकिए एक सिंपल एक कंटेनर लेते हैं और सपोज़ ये कंटेनर जो है कम्प्लीटली फिल्ड है वाटर से। अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड है वाटर से और इस कंटेनर के जो सरफेस है, वॉल है, यहाँ पर हम 3 होल करते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं, A, B और C। यहाँ पर 3 छोटे छोटे हम होल करते हैं। तो जब यहाँ पर होल करेंगे तो सबको पता है कि यहाँ से फ्लूइड निकलना स्टार्ट होगा। ओके सेम चीज़ आप बॉटल के साथ भी कर सकते हो। बॉटल पे एक ऊपर, बीच में और तीसरा नीचे की तरफ 3 होल करिए। अब इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, जब यहाँ से पानी निकलने लगेगा तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि सबसे ज़्यादा दूर पानी किस होल से निकल कर जाएगा। सबसे ज़्यादा दूर मतलब अगर यहाँ से जेट निकलता है वाटर का, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा जेट ट्रेवल करेगा, जेट नंबर A, जेट नंबर B या जेट नंबर C। तो आंसर यहाँ पर होगा कि जब आप इस एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो सबसे कम दूरी जो ट्रेवल करेगा वो A होगा, A पहले गिर जाएगा, B इसके बाद और C जो होगा वो इनसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अंडरस्टैंड, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देखिएगा। जो बॉटम में अगर आप होल करते हो तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है जेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ कम टू दिस एक्सपेरिमेंट, कम टू दिस कंटेनर अगेन। ओके सो इन दिस कंटेनर क्या हो रहा है, पहले हम ये बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लेज पास्कल, अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड में, मैंने बार बार बोला यहाँ पर हम किसकी बात करें, स्टैटिक की बात करें। तो जब कोई स्टैटिक फ्लूइड में कोई पॉइंट आप कंसीडर करोगे तो उस पर लगने वाले जो प्रेशर फोर्सेस या प्रेशर होते हैं वो चारों डायरेक्शन में सेम लगते हैं, चारों डायरेक्शन में सेम लगते हैं। ओके इसकी वजह से होता क्या है कि अगर आपने देखा होगा, मोहर सर्कल तो जानते होंगे ना, शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में डायग्राम बनाओ तो यहाँ पर मोहर सर्कल क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो स्टैटिक फ्लूइड में मोहर सर्कल क्या आता है, एक पॉइंट आता है। मोहर सर्कल एक पॉइंट होने की वजह से शेयर स्ट्रेस यहाँ पर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और अगर शेयर स्ट्रेस 0 है तो इसका मतलब फ्लूइड कौन सी कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। तो फ्लूइड के स्टैटिक होने की कंडीशन ये होती है कि शेयर स्ट्रेस 0 हो, शेयर स्ट्रेस 0 हो और कोई भी पॉइंट अगर आप फ्लूइड में कंसीडर करेंगे तो सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर आ रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, तभी यहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 होगा या फिर मोहर सर्कल एक पॉइंट होगा। ये स्टैटिक फ्लूइड की एक कंडीशन है। अब कहानी क्या होती है कि एक पॉइंट पर प्रेशर तो सेम होता है बट प्रेशर जो होता है वो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी करता है। तो सपोज यहाँ पर प्रेशर है P2 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 P2, तो यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करें, अगर आप दूसरा पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पर प्रेशर हो सकता है P1, यहाँ पर प्रेशर हो सकता है P1, लेकिन ये प्रेशर भी सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पर प्रेशर हो सकता है P3 एंड दिस प्रेशर ऑल्सो विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, दैट इज P3 P3 एंड P3। कैन यू सी दिस? ओके दैट इज द फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन। तो फ्लूइड में एक बहुत सिंपल सी बात हमको दिख रही है, किसी पॉइंट पर प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम लगते हैं और प्रेशर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। और वेरिएशन में हम साफ साफ बोलते हैं कि P3 जो होगा यहाँ पर, दिस विल बी ग्रेटर देन P2, दिस विल बी ग्रेटर देन P1। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो बॉटम पे होता है। ये दो स्टैटिक कंडीशन है।
अब बात करते हैं, अगर फ्लूइड इस सरफेस पर बात करें, अगर इस सरफेस पर यही पॉइंट इस सरफेस पर अगर देखे जाएं, सोचो अगर यही फ्लूइड का पॉइंट जो आपने यहाँ लिया है इस सरफेस पर अगर मैं लूँ तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकल के आने वाला है। सबसे पहली बात कि टॉप से लगने वाला जो प्रेशर है दैट इज P1 वो सेम होगा, ये वाला भी P1 सेम होगा, लेकिन इधर की तरफ से अब कोई फ्लूइड नहीं है तो यहाँ से कोई रिएक्शन प्रेशर नहीं लगेगा बाय द फ्लूइड। तो वो रिएक्शन कौन दे रहा होगा, वो रिएक्शन ये वॉल दे रहा होगा, क्योंकि ये P1 इधर प्रेशर लग रहा है। अगर ये फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा जो प्रेशर फोर्स है दैट विल बी एक्सर्टेड बाय वॉल, दैट विल बी द रिएक्शन प्रेशर। तो जब मैं वॉल में होल करूंगा तो ये रिएक्शन प्रेशर यहाँ पर नहीं लगेगा। इसी की वजह से जो यहाँ पर पानी है, क्योंकि पानी के अंदर क्या लग रहा होगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से शियर स्ट्रेस आएगा और पानी इस होल से बाहर निकलने लगेगा। इसका मतलब फ्लूइड में एक फ्लो जनरेट हो जाएगा। तो जब हम किसी कंटेनर की वॉल को, जब किसी फ्लूइड को किसी कंटेनर में रखते हैं तभी वो स्टैटिक कंडीशन में होता है, क्योंकि जिस सरफेस पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, कंटेनर की वॉल प्रोवाइड करती है। अगर वॉल को हटा दिया जाए तो फ्लूइड फ्लो करने लगता है, क्योंकि फ्लूइड में फिर शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, मोहर सर्कल एक पॉइंट नहीं होता। इसीलिए जब आपने यहाँ पर होल किया तो फ्लूइड फ्लो करने लगा। अब बहुत क्लियर सी बात है कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा उस पर प्रेशर इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, P1 लगेगा। यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका इस डायरेक्शन में प्रेशर कितना लगेगा, P2 लगेगा। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका कितना प्रेशर लग रहा होगा, P3 लग रहा होगा। एंड यू नो दैट कि P3 इज ग्रेटर देन P1। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ से फ्लूइड हाई प्रेशर से बाहर निकलेगा, और जब फ्लूइड हाई प्रेशर से बाहर निकलेगा सो दैट प्रेशर विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, Vc विल बी हायर बिकॉज प्रेशर इज मोर। सो व्हेन द प्रेशर विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, सो द वेलोसिटी विल बी हाई। सो जब जेट हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करने वाला है। ओके तो इस तरह से यहाँ पर काम होता है। ओके तो यहाँ पर हमने समझे, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है यहाँ पर जो कि इस वर्टिकल वॉल पे लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इससे जनरेट होने वाले फोर्सेस को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। ओके सो सपोज अगर हमें कोई डैम डिज़ाइन करना है, सेम चीज़ यहाँ पर मान लीजिए कोई डैम डिज़ाइन करना है। ओके सो अगर हमें कोई डैम डिज़ाइन करना है लाइक दिस, सो ये मान लीजिए हमारा डैम है। तो डैम में क्या होता है कि एक तरफ फ्लूइड होता है और एक तरफ फ्लूइड नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है कि डैम का काम क्या है, पानी को होल्ड करना। तो डैम अगर पानी को होल्ड कर रहा है सपोज, सो होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इस पानी को स्टैटिक अवस्था में रखने के लिए जो डैम की वॉल है वो रिएक्शन प्रेशर प्रोवाइड करेगी, और जो वाटर है इसको एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर यहाँ पर दे रहा होगा, सपोज P1, और ये प्रेशर धीरे धीरे नीचे जाते हुए इंक्रीज होता जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, बॉटम पे लगेगा, दैट इज़ P2। इस तरह से ये प्रेशर वेरी कर रहा है, अंडरस्टैंड, इस तरह से प्रेशर वेरी करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आएगा वो बॉटम पे आएगा। इसीलिए जब भी डैम को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आएगा आपको कंक्रीट या मटेरियल भी वहाँ पर ज़्यादा लगाना है टू रिड्यूस द स्ट्रेसेस। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ आ रहा है, बॉटम पे आ रहा है। तो इस स्ट्रेसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम की जो सरफेस है, आपने देखा होगा, किसी ने अगर डैम देखा है तो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आएगा हम वहीं पर ज़्यादा कंक्रीट लगाते हैं जिससे कि कम से कम स्ट्रेस डेवलप हो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डैम लाइक दिस। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डैम का। तो इस तरह से डैम की डिज़ाइनिंग होती है। इसी तरह से यही सेम फोर्सेस अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर या कोई गेट या कोई भी चीज़ बनाते हो जो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में, जहाँ पर फ्लूइड को उसने होल्ड कर रखा है, तो इस तरह के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस आते हैं, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, इनकी मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये कहाँ लगते हैं, तभी हम किसी चीज़ को प्रॉपरली डिज़ाइन कर पाएंगे। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मैग्नीट्यूड की, ये कहाँ लगते हैं। तो इसके लिए हम 3 केस लिखेंगे। सिंपल सरफेस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की बात करेंगे। ओके तो केस फर्स्ट, यहाँ पर केस फर्स्ट आएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन फ्लैट वर्टिकल प्लेट पर हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, फ्लैट वर्टिकल प्लेट। सो सपोज हमारे पास ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है,
टॉप सरफेस है वाटर का, और ये वर्टिकल प्लेट यहाँ पर लगी हुई है। ओके, अब ये किसी कंटेनर की वॉल हो सकती है या डैम की सरफेस हो सकती है, आई डोंट केयर, बस ये एक वर्टिकल सरफेस है यहाँ पर। ओके, और इसने पानी को होल्ड कर रखा है। ओके, तो ये जो सरफेस है बेसिकली मैंने आपको सामने एक केवल लाइन दिखाई, तो बेसिकली ये सरफेस इस तरह से हुई होगी, तो सामने से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी, जबकि अगर इसका ऐसे फेस देखोगे तो ये एक आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो मैंने इसके दोनों डायग्राम बनाने हैं, पहले मैंने इसको सामने से इसको शो किया है, अब देखिए इसको एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। सो दिस विल बी अ रेक्टेंगल लाइक दिस। सो ये इसका रेक्टेंगल शेप, ये इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस तरह की प्लेट है। ओके, अब प्लेट की कुछ विड्थ होगी, दैट इज बी, दैट विल बी वी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस प्लेट ने पानी को होल्ड कर रखा है, या फिर हम बोल दें एक तरफ फ्लूइड है एक तरफ फ्लूइड नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर फोर्सेस आएंगे या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स आएंगे। अब टॉप सरफेस पर अगर हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को जीरो माने तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी रो जी एस से प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरह से आएगा, एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, ट्रायंगल। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ आएगा, बॉटम पे आएगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या आएगा, बॉटम पे आएगा, लाइक दिस। ओके, और टॉप पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और बीच में इस तरह से ये प्रेशर वेरी करेगा, इस तरह से प्रेशर वेरी करेगा, लाइक दिस। ओके, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का वेरिएशन होगा। ओके, अब बात क्या होती है, ये तो क्या है, प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर P1 बोल दो उसको, ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये h है, तो P2 कितना होगा यहाँ पर, रो जी कैपिटल H। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ पता करनी होगी, पहले तो ये जो प्रेशर है वो इस सरफेस पर टोटल फोर्स कितना जनरेट करते हैं, अंडरस्टैंड, और दूसरा वो टोटल फोर्स का रिजल्टेंट कहाँ पर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ पता करनी होती है, एक कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस वर्टिकल प्लेट बाय दिस प्रेशर्स, और दैट नेट फोर्स कहाँ पर लग रहा है। तो जहाँ पर वो नेट फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। द सेंटर ऑफ प्रेशर इज द पॉइंट अबाउट विच द नेट रिजल्टेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स विल एक्ट। तो सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, इन सभी पॉइंट से लगने वाला जो प्रेशर है, और उस प्रेशर को अगर हम फोर्स में कन्वर्ट करें, फोर्स एरिया से मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, तो रिजल्टेंट फोर्स जहां पर लगता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। यहां तक बात क्लियर है आपको। तो दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो हम ये जो पूरा टॉपिक है यहाँ पर दो कैलकुलेशन करेंगे। पहला हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स विल कम बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर दिस रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट, where this resultant force will act. So the distance of this resultant force where this is acting from top surface is known as y. So y is a distance of y is the distance of center of pressure from free surface, अभी यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी, फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, सो कहानी कुछ इस प्रकार है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर y इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, fr इज द रिजल्टेंट फोर्स, it is resultant हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ये रिजल्टेंट है। नाउ कम टू द डिस्कशन नाउ। सो इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें पता करना है। यहाँ पर आपको डायग्राम क्लियर है। ओके, अब इन वैल्यूज़ को हम पता करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस रिजल्टेंट फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट दिस रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो इस डेरिवेशन को मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। सो देखिए यहाँ पर ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं वापस से वो डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि मैं इजीली यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे दो कंडीशन यहाँ पर शो करनी है। सो देखिए यहाँ पर ये हमारी प्लेट थी, और इस प्लेट पर जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस प्रकार है। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्लेट जो है उसका टॉप एज फ्री सरफेस पे कनेक्टेड है, तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से है।
ओके, ये हमारी वो प्लेट है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है हमारे पास, h है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है हमारे पास, h है। यहाँ का प्रेशर सपोज P1 क्या है 0, यहाँ का प्रेशर क्या है P2, इस रो जी कैपिटल H। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल सी बात है कि प्रेशर यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर कोई चीज़ वेरी कर रही है और उसको अगर आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है तो आप क्या करते हो, आप उसका एवरेज लेते हो। तो एवरेज वो प्रेशर होगा जो इस वेरिएशन को हटा के इस पूरी सरफेस पर एक कांस्टेंट प्रेशर की तरह लग सकता है। अगर हम लोग इस सब प्रेशर वेरिएशन को हटाकर एक ही प्रेशर लगाना चाहते हैं विच विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द होल सरफेस, दैट विल बी द एवरेज प्रेशर। और एवरेज प्रेशर की जो वैल्यू होती है, एवरेज पी एवरेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, पी मिनिमम प्लस पी मैक्सिमम बाई 2। अब इस पूरी सरफेस पर मिनिमम प्रेशर कितना लग रहा है, 0, मैक्सिमम प्रेशर कितना है, रो जी एच, ओके, बाय 2। सो द एवरेज प्रेशर फॉर दिस कैलकुलेशन विल बी बेसिकली रो जी एच बाई 2, दैट विल बी द एवरेज प्रेशर। ओके, अब ये एवरेज प्रेशर क्या होगा, दिस विल बी द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस प्लेट, दिस विल द प्रेशर विच कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस प्लेट। सो इफ दिस प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस प्लेट, तो फोर्स कितना होगा इस पर, टोटल फोर्स कितना आएगा, टोटल फोर्स एफ नेट कितना आएगा, दैट इज एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस प्लेट। एंड द एरिया ऑफ प्लेट विल बी, इसका विड्थ b है, हाइट कितना है h, तो b इंटू एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया ऑफ प्लेट। सो बेसिकली द फोर्स विल कम बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन, दिस एफ नेट फोर्स हेयर विल बी रो जी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट w। एरिया जो होगा दैट विल बी द प्लेट एरिया, और h बाई 2 क्या होता है, देखिए h बाई 2 क्या होगा, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इसका जो सेंट्रोइड होता है, किसी भी एरिया का एक सेंट्रोइड हम डिफाइन करते हैं, दैट सेंट्रोइड विल बी द डिस्टेंस हाफ सेंट्रोइड, और इसको हम बोलते हैं x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड, x बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम free surface. So this is the distance of centroid from free surface. So F net going to be rho a x bar. तो x bar क्या होगा, distance of centroid अगर रेक्टेंगल है तो उसका सेंट्रोइड क्या होगा, रेक्टेंगल एक एरिया है तो उसका सेंट्रोइड क्या होगा, बीच में होगा। सो ये एक सिंपल डेरिवेशन मैंने किया। ओके, अब इसी को मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में करता हूँ। सर ये तो आपने बहुत सिंपल ले लिया, आपने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया और डायरेक्टली आपने यहाँ पर फॉर्मूला निकाल दिया। सर एग्जैक्टली मैथमेटिक कैसे जाएगी, तो देखिए यहाँ पर मैं उसको भी आपको समझा रहा हूँ कि सपोज ये एफ नेट आ गया डब्ल्यू एक्स बार, सेम फॉर्मूला आएगा बट मैं आपको डिफरेंट वे से इसको ड्राइव करके बता रहा हूँ। और ये डेरिवेशन करने का मतलब है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे यहाँ पर कि कहानी क्या है कि एक्स बार मैंने लिया है तो अगर आप शेप चेंज कर दो तो एक्स बार चेंज कर दोगे, नो। देखिए यहाँ पर उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए अभी तो मैंने क्या किया था, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली, सब कुछ फेवरेबल कंडीशन ली थी, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली और उसको उसकी टॉप एज क्या थी, फ्री सरफेस पे कनेक्टेड थी। अब मैं कोई भी एक रैंडम शेप लेता हूँ, लाइक दिस, और इसकी टॉप एज तो फ्री सरफेस पे कनेक्टेड भी नहीं है। ओके, अब होगा क्या, इस रैंडम शेप में आपने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो। अब इस एलिमेंट का जो विड्थ होगा, सपोज दिस विड्थ इज b, और इसके यहाँ से जो टॉप से डिस्टेंस होगी h। ओके, तो इस छोटे से एलिमेंट पर जो प्रेशर लगेगा, दैट प्रेशर विल बी रो जी एच, आई थिंक h, रो जी एच, दैट विल बी द प्रेशर ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। क्योंकि अगर आप h डिस्टेंस नीचे होते हो फ्री सरफेस से तो प्रेशर कितना लग रहा है, रो जी एच। तो इस पे स्मॉल फोर्स, इस छोटे से एलिमेंट पर अगर मैं स्मॉल फोर्स dF की बात करूं तो वो कितना होगा, इस एलिमेंट पे आने वाला प्रेशर इनटू इस एलिमेंट का एरिया। ओके, अब इसकी हाइट आपने h मानी तो इसकी थिकनेस को आप अज्यूम कर सकते हो dH। तो यहाँ पर P इंटू B इंटू DH, दैट विल बी द फोर्स, स्मॉल फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट dF। तो dF इक्वल टू रो जी एच इंटू B इंटू DH।
ओके, एंड बी रो जी बी इंटू एच इंटू डी एच. अब देखिए डी एफ कैन ऑल्सो बी राइट एज रो जी एच बी इंटू डी एच. यस और नो? यस, इट कैन बी राइट लाइक दिस. ओके, अब देखिए दिस इज बी इंटू डी एच इज बेसिकली डी ए. बी इंटू डी एच इज बेसिकली डी ए एंड बी इंटू डी एच इज बेसिकली क्या है? डी एच है. तो डी एफ कैन ऑल्सो बी राइट एज रो जी, इसको स्मॉल डब्ल्यू लिख दो. ओके, एच इंटू डी ए. दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला, दैट इज डी ए. ओके, that is dA. Now you are going to integrate. If you want to calculate the total force, we have to integrate this expression. We have to integrate this expression. Okay, so when you integrate this expression, this will be F. Okay, so this integration, basically the result of this integration will be AX bar. That will be the result of this integration. Height of this and dA which is area. So area का जो मूवमेंट आता है, टोटल मूवमेंट, ये क्या है? बेसिकली एरिया का मूवमेंट है. एरिया, स्मॉल एरिया इंटू उसकी हाइट. ऐसे ही पूरे एरिया का जो मूवमेंट आता है वो ए इंटू एक्स बार आता है. एक्स बार क्या होगा कि एरिया का अगर सेंटर लिया जाए तो उस सेंटर से जो एक्चुअली मूवमेंट आएगा दैट इज टोटल मूवमेंट. तो ये डिस्टेंस जो होगी एक्स ए एक्स बार होगी. तो ये डेरिवेशन यहाँ पर डायरेक्टली ए एक्स बार भी आ सकता है, या फिर मैंने आपको डायरेक्टली वहाँ से भी समझाया था. अब ए एक्स बार क्या होता है? एक्स बार इज अ सेंट्रोइड, इज अ सेंट्रोइड. तो अगर आपकी प्लेट चाहे किसी भी शेप की हो, आपकी प्लेट या बॉडी किसी भी शेप की हो, यहां पर जो एक्स बार होगा दिस ऑलवेज विल बी द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस. और हर एक एरिया का सेंट्रोइड तो निकाला जा सकता है. सपोज हमारे पास यहां पर प्लेट ना होके, फ्लैट प्लेट ना होके हमारे पास होता एक स्पेयर एक सर्कल होता, तो सर्कल का सेंट्रोइड क्या होता? उसका सेंटर हो जाता. अगर एक हाफ सर्कल होता तो फिर उसका सेंटर 4r/3 हो जाता. बट यू शुड रिमेंबर दिस एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस, क्योंकि ये यहां पर मूवमेंट की एक्सप्रेशन से आता है. इस एरिया का जो मूवमेंट निकालते हो वो एरिया मूवमेंट होता है एक्स बार. एक्स बार क्या होगा? टोटल एरिया, और एक्स बार वो डिस्टेंस होगी जो टोटल मूवमेंट को डिफाइन करती है. तो एक्स बार इज ऑलवेज, और उसी से हम सेंट्रोइड की डेफिनेशन भी क्रिएट करते हैं. अगर आपने 12th क्लास में सेंट्रोइड निकाला सीखा हो तो ये इस एक्सप्रेशन से आता है. तो हमेशा याद रखिए, चाहे प्लेट किसी भी शेप की हो, चाहे बॉडी किसी भी शेप की हो, द एफ नेट विल बी ऑलवेज W small w a x bar. What is the x bar? X bar is a distance of centroid from free surface. You should remember this always. The distance of centroid from free surface. So you should remember this. What is the shape? Whatever the shape of the body, this x bar is the distance of centroid from free surface, because this x bar is come from the moment expression. That is the reason. Okay. So this is the conclusion of this talk. Okay, so any shape, the vertical flat plate or any shape, the F net always will be WAX bar. Okay, now come to the next portion. Ki what we are going to calculate now? Center of pressure. First is F net and the second will be the center of pressure. Okay, so now come to calculate the center of pressure. मैं पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ. द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम फ्री सरफेस इज एक्स बार प्लस IgG अपॉन AX बार. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम फ्री सरफेस फॉर वर्टिकल प्लेट. ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक्सप्रेशन होता है. इसका मतलब अगर हमारे पास वर्टिकल फ्लैट प्लेट है, ये वर्टिकल फ्लैट प्लेट है, तो नेट फोर्स कहाँ पर लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्स बार तो क्या होगा? मिडिल वाली डिस्टेंस होगी. प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? इस तरह से है. तो ऑब्वियस ही बात है कि जो प्रेशर का सेंटर आएगा, टोटल फोर्स का सेंटर आएगा, वो मिडिल से तो नीचे आएगा ना, क्योंकि प्रेशर नीचे ज़्यादा है. तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा दैट ऑलवेज विल बी बिलो द एक्स बार. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार? सो द सेंटर ऑफ प्रेशर विल ऑलवेज विल बी बिलो द एक्स बार. दैट मीन्स इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज विल बी बिलो द एक्स बार. दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड. बट जैसे जैसे बाद में बात करेंगे वो, चलो ठीक है. तो एक्स बार दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर. नाउ
सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आता कैसे है, पहले हम इसी पे डिस्कस करते हैं। सो देखिए ये एक्सप्रेशन आता कैसे है। सपोज हमने वही रैंडम शेप यहाँ पर लिया, वही फोर्स हम ले रहे हैं, मैंने बोला था ना मूवमेंट से निकालते हैं इसको, फोर्स ले रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है, h है, इसका थिकनेस कितना है, dh, और इसका विड्थ कितना है, b। सो इस पे लगने वाला df कितना होगा, df होगा ऑब्वियस सी बात है रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच, दैट विल बी द df स्मॉल फोर्स। अब क्या होता है कि जो x बार निकालना होता है, दैट x बार विल बी कैलकुलेटेड बाय द मूवमेंट मेथड। ओके, तो मूवमेंट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली दिस इज द df। तो इसका मूवमेंट निकालोगे dm, स्मॉल मूवमेंट निकालोगे dm इंटू df इंटू यहाँ से जो हाइट होगी, दैट विल बी क्रिएट अ मूवमेंट फोर्स इंटू फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज h। तो इसका dm जो मूवमेंट होगा अबाउट द फ्री सरफेस, दैट विल बी df इंटू h। अब df कितना अपने पास ये है, b इंटू एच, b इंटू डी एच को da कह सकते हैं, रो जी h इंटू da इंटू h। तो ये हो जाएगा रो जी h स्क्वायर इंटू da, रो जी डी एच स्क्वायर इंटू da। तो द टोटल मूवमेंट विल बी, तो टोटल मूवमेंट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, रो जी कांस्टेंट होगा, तो टोटल मूवमेंट विल बी रो जी एच स्क्वायर इंटू डी ए, रो जी एच स्क्वायर इंटू डी ए। द टोटल मूवमेंट विल बी रो जी एच स्क्वायर इंटू डी ए, दैट विल बी द टोटल मूवमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिस्कशन। सो द टोटल मूवमेंट इज एच स्क्वायर इंटू डी ए। नाउ यू नो दैट कि अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट, सो द रिजल्टेंट फोर्स which act about the center of pressure, the resultant force will act about the center of pressure, will generate a same movement which you derive by the integration, will generate a same movement। तो Fr into y is our resultant। So this resultant, this movement will be same as rho g h square into dA। This movement will be same as rho g h square into dA। Okay, so the y will be, so here y will be, so y will be rho g and you know that what is the fr अपन ने क्या h square into dA, और fr कितना निकाला था हमने, rho g ए एक्स बार, ये हमने, ठीक है, ये हमने एक्स बार ये निकाला था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एच नॉट इंटू डी ए, एच स्क्वायर इंटू डी ए, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ, इस एरिया का मूवमेंट होता है, इस सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, सेकेंड मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई। इस सेकेंड मूवमेंट को, क्योंकि रोजी से रोजी कट जाएगा, सो y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर i अपॉन ए एक्स बार। यहाँ तक क्लियर है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, i अपॉन ए एक्स बार। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो i है, दिस i इज अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दिस i इज अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन हमारा जो फॉर्मूले में था, दैट इज y इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन एक्स बार, यहाँ पर जो आई जी जी है दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। और सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होती है, तो इस एरिया की दो एक्सिस होगी। अब देखिए यहाँ पर इस एरिया की दो एक्सिस होगी, इस एरिया की क्या होगी, दो एक्सिस होगी। ये हमारे पास एरिया है, ओके, तो एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, मैं बताता हूँ। तो इस पॉइंट से निकलने, ये सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है, जिसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से कितनी थी, एक्स बार। दिस सेंटर के अबाउट जो मूवमेंट आता है इसको आई जी जी कहते हैं। और एक मूवमेंट हमने किसके अबाउट लिया, फ्री सरफेस के अबाउट, उसको हमने क्या किया, इस सेंटर के अबाउट जो आई आया उसको आई कहा है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई जी जी कैन बी राइट एज आई प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज ए एक्स बार का स्क्वायर। सॉरी, आई कैन बी राइट एज आई जी जी
ए एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो यहाँ से अगर यहाँ का मूवमेंट आपको लेना है तो अगर इसका मूवमेंट आपको बता देते आई जी जी, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया इंटू एक्स बार का स्क्वायर कर दोगे तो ये आई आ जाएगा यहाँ इस एक्सिस का अबाउट मूवमेंट। ओके, तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह अगर रखोगे आई जी जी अब प्लस ए एक्स बार का स्क्वायर अपॉन ए एक्स बार, सो यू कैन सी दैट y इक्वल टू ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार। दैट वाज अ फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। तो ये हमने वर्टिकल प्लेट के लिए निकाला। सो आप देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल है। तो कभी अगर आपको यहाँ का आई भी दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। जबकि अगर यहाँ का आई दे रखा है तो भी आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा ही दिख रहा है। अंडरस्टैंड? दैट इज वेरी सिंपल। केस सेकेंड, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स on horizontal plate, that will be very simple, horizontal plate। सो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सपोज हमारे पास ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है और इसके नीचे की तरफ हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेट रखी, जैसे कि हमारा बॉटल है, बॉटल का बॉटम है, जो हमारी जो पानी की बॉटल है उसका जो बॉटम अगर सरफेस आप देखो तो वही हॉरिजॉन्टल प्लेट का केस है। तो बॉटम पे हमारे पास सपोज एक प्लेट लगी हुई है, इसकी थिकनेस को हमने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना है क्योंकि थिकनेस से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर इसका प्रोजेक्शन बनाऊंगा इस प्लेट का तो आपको सामने से देखने पर ये प्लेट कुछ इस तरह से दिखाई देगी, लाइक दिस। ओके, अब अगर मान लीजिए इस प्लेट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है h है, तो अगर यहाँ पर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे तो चूंकि ये h चेंज नहीं हो रहा तो पूरी सरफेस पर प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा। और उस सेम प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, रो जी एच। तो अगर आपको यहाँ पर एफ नेट निकालना है तो यहाँ पर पी एवरेज जो होगा वो रो जी एच ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वेरी नहीं कर रहा। चूंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर होगा यही एवरेज प्रेशर होगा। तो एफ नेट क्या होता है, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द सरफेस। सो एवरेज प्रेशर विल बी रो जी एच इंटू ए, एच इंटू ए। अब एच क्या होगा वो हम देखते हैं। अगर मान लीजिए इस प्लेट का सेंट्रोइड कहाँ होगा, कहीं मिडिल में होगा, बीच में होगा। अब इस सेंट्रोइड की अगर मैं टॉप से डिस्टेंस निकालूं, अगर टॉप से डिस्टेंस निकालूं तो क्या वो एच नहीं आएगी। अगर इस सेंट्रोइड की मैं टॉप से डिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगी, वो एच आएगी। तो यहाँ पर जो एच होगा और एक्स बार होगा वो क्या है, सेम है। तो एच और एक्स बार यहाँ पर क्या है, सेम चीज़। तो एक्स और एच बार यहाँ पर आपका सेम है। तो इस फॉर्मूले को अगेन क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एफ नेट इक्वल टू रो जी ए एक्स बार, और रो जी को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स बार। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स बार। अब बात आती है सेंटर ऑफ प्रेशर की। तो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, रेक्टेंगल है। अगर वहाँ पर हमने देखा था कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ट्रायंगुलर शेप में था। तो जो सेंट्रोइड था वो कहाँ था, मिडिल में था, लेकिन जो सेंटर ऑफ प्रेशर था वो नीचे था। तो सेंट्रोइड तो क्या था, यहाँ पर मिडिल में था, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ था, सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे था। इसीलिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वाई का वो एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार हो गया था। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो जहाँ पर सेंट्रोइड होगा क्या वहीं पर एफ नेट नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो जहां पर प्लेट का सेंट्रोइड होगा वहीं पर एफ नेट लगेगा। तो यहीं पर क्या लगेगा, आपका एफ नेट लग रहा होगा। एफ नेट वहीं लगेगा जहां पर आपका क्या है, एक्स बार का पॉइंट है। तो एफ नेट भी यहीं लग रहा है, एक्स बार भी यही है। तो क्या ये यहाँ पर ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि y इज़ नथिंग बट, तो ये इसकी डिस्टेंस यहीं पर एफ नेट लग रहा है फ्रॉम द फ्री सरफेस क्या हो जाएगी, y। तो यहाँ पर y और एक्स बार क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगेन y और x बार क्या हो जाएगा, सेम। इसको डेराइव करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो सारी केसेस के लिए डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा, और एफ नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स बार। इसका मतलब डब्ल्यू एक्स बार अभी चेंज हुआ ही नहीं है, केवल यहाँ पर क्या हो गया, y और x बार सेम होगा। अब केस नंबर 3 आता है यहाँ पर कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स फॉर इंक्लाइंड प्लेट। अगर हम प्लेट को इंक्लाइंड कर दें तो क्या होने वाला, देखिए यहाँ पर। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए निकाला था।
अगर हम प्लेट को इंक्लाइन कर दें, दैट इज केस नंबर 3, तो क्या होने वाला है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स फॉर इंक्लाइंड प्लेट, अगर हम प्लेट को इंक्लाइन कर दें तो क्या होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर हमारे पास सपोज एक प्लेट है और इस प्लेट को हम यहाँ पर इंक्लाइन कर दें, देयर इज द इंक्लाइंड प्लेट, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कैसे वेरिएशन होने वाला है। सबसे पहली बात, ये एक इंक्लाइंड प्लेट है, इसका एंगल यहाँ से हमने थीटा बोल दिया, ये हमारी फ्री सरफेस। सबसे पहले तो हम प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। प्रेशर क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो जो प्रेशर ट्रायंगल होगा यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार बनेगा, प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रेशर ट्रायंगल बनने वाला है। ओके, इसका प्रोजेक्शन जो होगा, यू नो दैट कि ये एक फ्लैट प्लेट होगी, अगर देखा जाए तो ये इस तरह से इसका प्रोजेक्शन होगा, ये इस तरह से इसका प्रोजेक्शन होगा। और अगर इसके सेंटर ऑफ प्रेशर की बात की जाए तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं होगा बीच में, यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं होगा यहाँ, और इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं मिडिल में होगा, दैट इज दिस, ये क्या होगा आपका सेंट्रोइड होगा। और सेंट्रोइड से पास होने वाली जो एक्सिस होती है ये क्या होती है, जीजी एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसके अबाउट जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, आई जी जी। ओके, तो ये जो होगा दैट इज सेंट्रोइड, ये क्या है आपका सेंट्रोइड। और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस हमने क्या ली थी, एक्स बार, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस एक्स बार। और सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस क्या थी हमारे पास, वाई। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनने वाला है। अब इस सेंटर ऑफ प्रेशर पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट इज एफ आर, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, एफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा यहाँ पर एफ आर। अब इस एफ आर की वैल्यू हमें निकालनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो एफ आर की वैल्यू आएगी वो भी इसको अगर आप ड्राइव करके निकालोगे तो डायरेक्टली वही आएगी डब्ल्यू ए एक्स बार। यहाँ पर एफ आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा 2 मिनट के अंदर कि वाई द एफ आर वैल्यू इज सेम इन ऑल द 3 केसेस, चाहे वो वर्टिकल प्लेट हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेट हो, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेट हो। अब बात आती है यहाँ पर, अगर ये इंक्लाइंड है तो वाई, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, वाई क्या होगा, तो वाई का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन एक्स बार। इसको ड्राइव आराम से किया जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द फॉर्मूला। यहां पर आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा का टर्म आता है, क्योंकि आपने सारी डिस्टेंस यहां पर वर्टिकल ली है। लेकिन अगर आप फोर्स से वर्टिकल डिस्टेंस लेते, मतलब इंक्लाइंड में लेते, तो यहां पर साइन थीटा का टर्म नहीं आता। इसका मतलब अगर मैं ये एक्स बार की डिस्टेंस ऐसे नहीं नाप के, वर्टिकल नहीं नाप के, इसी इंक्लाइंड डायरेक्शन में नापता, दैट इज एक्स बार डैश। और ये y जो है वर्टिकल में नहीं नाप के अगर मैं इंक्लाइंड डायरेक्शन में नापता, दैट इज y डैश, तो इस फॉर्मूले में साइन थीटा नहीं आता। इसका मतलब ये एक और फॉर्मूला हो सकता है एक्स बार डैश प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार डैश, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y डैश, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इन इंक्लाइंड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेट, बिकॉज when you calculate the movement the force will be the force into perpendicular distance होता है। तो इसलिए डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट इसको ड्राइव इजीली किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं, विद साइन थीटा, विदाउट साइन थीटा। व्हेन विद साइन थीटा दैट मीन्स ऑल द डिस्टेंस इन ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, विदाउट साइन थीटा दैट मीन्स ऑल द डिस्टेंस इन इंक्लाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेट, इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेट इन द इंक्लाइंड डायरेक्शन, that is the all distance. So this is the y, that is the distance of center of pressure, that is the resultant force. Now come to the conclusion here is that कि the y is अगर हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल प्लेट का केस होगा, अगर ये प्लेट वर्टिकल हो जाए, अगर ये प्लेट वर्टिकल हो जाए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इफ दिस प्लेट इज बिकम वर्टिकल द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री साइन 90 विल बी 1। सो द फॉर्मूला अगेन इज गोइंग टू कन्वर्ट इज y इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन एक्स बार, जो हमने फर्स्ट केस में देखा था। अगर ये वर्टिकल प्लेट की जगह हॉरिजॉन्टल प्लेट हो जाती तो फिर यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होगा, 0। अगेन y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बार।
इसका मतलब हमको यहाँ पर केवल दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, डब्ल्यू एक्स बार। ऑन द थ्री केसेस द रिजल्टेंट फोर्स इज डब्ल्यू एक्स बार एंड वाई इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा। इफ द थीटा इक्वल टू 0 दैट मीन्स द प्लेट इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई इक्वल टू एक्स बार। इफ द थीटा इज 90 डिग्री दैट मीन्स प्लेट इज वर्टिकल एंड वाई इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन एक्स बार इज द वाई। But if the plate is inclined, then theta will be here only. So in all the three cases, first of all, I'm coming to point why the resultant force in all the three cases is not going to change at all. Why? The reason is very simple. Let's come to the reason. देखिए, अगर आप किसी प्लेट को बोल रहे हो, उसका सेंट्रोइड निकाल रहे हो, अगर आप किसी प्लेट को पर टोटल फोर्स निकालना है और उस प्लेट का क्या है, कोई शेप है, वो रेक्टेंगल है, वो सर्कुलर है, वो ट्राइंगल है, वो किसी भी शेप की है, अगर आप उसका सेंट्रोइड निकाल रहे हो, इसका मतलब उसकी शेप को नेग्लेक्ट करके उस प्लेट को आपने क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉडी थी या फिर वो इंक्लाइंड बॉडी थी, क्यों इसका सेंटर चेंज नहीं हुआ? अगर कोई रेक्टेंगल बॉडी है, कोई रेक्टेंगल बॉडी, सपोज ये प्लेट है, इस प्लेट को मैंने हॉरिजॉन्टल रखा, वर्टिकल रखा या इंक्लाइंड रखा, इसका फॉर्मूला रिजल्टेंट फोर्स का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इस रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूले को अगर आप ढंग से लिखोगे तो रो जी ए एक्स बार ये फॉर्मूला है, और ये जो रो जी एक्स बार है दैट इज द प्रेशर एट सेंट्रोइड। इसका मतलब अगर आपने इस प्लेट को एक पॉइंट मानना है तो वो पॉइंट क्या होगा, दैट पॉइंट विल बी एट द सेंट्रोइड। इसका मतलब अगर इस पूरी प्लेट को मैं एक पॉइंट मान लूं तो वो पॉइंट क्या होगा, टॉप सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे होगा, दैट इज एक्स बार। और जब ये टॉप सरफेस से एक्स बार डिस्टेंस पे होगा तो इस पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, रो जी एक्स बार। और जब इस प्लेट को तुम खींच के बड़ा करोगे तो अकॉर्डिंग टू द शेप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेट, दिस टोटल प्रेशर विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। ये टोटल प्रेशर ही थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यही प्रेशर पूरी बॉडी पे, अगर मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूं या किसी भी शेप का कर रहा हूं तो टोटल प्रेशर हमेशा क्या होगा उसके ऊपर, रो जी एक्स बार। वो प्रेशर जो उसके सेंट्रोइड पे आ रहा है वही उसके ऊपर क्या लगेगा, टोटल प्रेशर। अब जब मैं इसको खींच के बड़ा करता हूं तो कुछ प्रेशर नीचे यहाँ पर कम हो जाएगा, कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये इन सारे प्रेशर का जो समेशन है वो किसके बराबर है, रो जी एक्स बार के बराबर है। तो जब मेरे को टोटल फोर्स निकालना है तो ऑल द समेशन ऑफ प्रेशर इज रो जी एक्स बार, और अगर प्लेट का एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। इसीलिए तीनों केस में, क्योंकि अगर सपोज अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट को इंक्लाइन करो, हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल करो, क्या पॉइंट के डिस्टेंस में कोई चेंज होने वाला है फ्री सरफेस पर? नहीं होने वाला। इसीलिए प्लेट के इंक्लिनेशन से टोटल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए इस रिजल्टेंट फोर्स में हमेशा रो जी एक्स बार ही आता है, और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता बाय द इंक्लिनेशन से जो चेंज होता है वो इस रिजल्टेंट फोर्स को लगने वाला पॉइंट है, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। सो अगर इन तीनों केस को मैं एक टेबल में लिखूं तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है तीनों केस। अगर मैं एक टेबल में लिखूं, याद करने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट केस हमारे पास हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर दो चीज़ लिखेंगे, एक तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ से है, फ्री सरफेस से, और दूसरा क्या है, डिस्टेंस क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, रेनफोर्स। सो फर्स्ट केस वर्टिकल प्लेट क्या था फोर्स, y इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार लिख लेना। रिजल्टेंट फोर्स अरे ऑलवेज डब्ल्यू है एक्स बार। दूसरा केस क्या लिया था हमने, हॉरिजॉन्टल प्लेट y इक्वल टू क्या आ गया था, एक्स बार, रिजल्टेंट फोर्स डब्ल्यू ए एक्स बार। तीसरा क्या लिया था, इंक्लाइंड प्लेट, तो रिजल्ट y इक्वल टू क्या आ गया था, एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया था, डब्ल्यू एक्स बार। तो कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है रिजल्टेंट का, डब्ल्यू ए एक्स बार।
और y, that is distance of center of pressure from free surface is x bar plus igg upon x bar into sin square theta. In the next lecture I am going to use this formula in a very beautiful manner, because you will understand then कि ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन कहाँ पर जनरेट होता है। पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो, पूरे डेरिवेशन को देखो, इस लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ उसके कि कहाँ पर मैंने कौन सी बात यूज़ की है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है, क्यों कहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो उनको क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक अवर लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।